गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आज से हम जो इंग्लिश क्लासेस है उनको वन बाय वन करके शुरू करना स्टार्ट करेंगे आज से। और जैसा आपको ठीक लगेगा, अगर आप कहेंगे कि सर लाइव पढ़ाना है तो मैं लाइव पढ़ाऊंगा, अगर आप कहेंगे कि सर रिकॉर्डेड सेशन आने दीजिए तो रिकॉर्डेड सेशन आने देंगे। जैसे जैसे समय होगा मैं क्लासेस पहले से शेड्यूल कर दूंगा अगर लाइव होगा तो, और रिकॉर्डेड आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। तो क्लास 1 से अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप उसमें इंग्लिश को अटेम्प्ट करने वाले हैं तो हम कोशिश करेंगे इस तरह से सिलेबस को कवर किया जाए कि वो सभी एग्जाम में आपके हर तरह के जो क्वेश्चंस है उनको आप सही कर पाए। और सबसे पहले चैप्टर भी वही लेंगे जिनमें आप सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फील करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आप अबनॉर्मल फील करते हैं, उन चैप्टर को सबसे पहले पढ़ेंगे हम। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। और बिल्कुल बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहला डिस्कशन स्टार्ट होता है हमारे पास कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि सर हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। और लैंग्वेज क्या होता है? तो याद रखिए, लैंग्वेज अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सिंबल्स होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, अगर इस लैंग्वेज की बात करें तो इसकी एक हायरार्की बनी हुई है। ठीक है, अगर इस लैंग्वेज की बात करें तो इसकी क्या बनी हुई है? एक हायरार्की बनी हुई है। अगर इस हायरार्की की बात करें, इस लैंग्वेज की क्या बनी हुई है? एक हायरार्की बनी हुई है। अगर इस हायरार्की की बात करें या फिर इसके ब्लॉक बिल्डिंग की बात करें तो कुछ इसके लेवल्स बने हुए हैं। अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो है उसके कुछ लेवल्स बने हुए हैं। वो लेवल्स कौन कौन से होंगे पहले ये समझना है, क्योंकि अगर जो पूरी बिल्डिंग आप बनाने वाले हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसका नक्शा तैयार करना होगा कि भाई आखिरकार कौन सी जगह पर क्या होगा। पहले आपको उसका नक्शा तैयार करना, उसके बाद आप बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे। तो हम यहां पर पहले एक नक्शा तैयार करते हैं, उसके बाद बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे। तो हमने कहा इसकी ब्लॉक बिल्डिंग डायग्राम जो है वो क्या होगा। अगर इस डायग्राम की बात करें तो इसमें टोटल 7 लेवल्स इन्होंने बनाए हैं। कितने लेवल बनाए हुए हैं? 7 लेवल्स बनाए गए हैं। और ये 7 लेवल्स कौन बताता है हमें? ये हमें बताते हैं जॉफरी लीच। जो बुक है जॉफरी लीच इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, उसमें ये 7 लेवल्स बताए गए हैं। नाम क्या राइटर का? जॉफरी लीच। ठीक है, और मैं जितनी भी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं सारी की सारी मैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के जो डेटा है सारे के सारे वो पढ़ाऊंगा। जितनी डिस्कशन हमारी होगी, इवन सारे के सारे जो मेरे एक्सरसाइज होंगे, ठीक है, भले वो किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन का हो, पैसिव वॉइस का हो, या नरेशन का हो, या फिर किसी भी आप टॉपिक को उठा लीजिए, सारे के सारे जो एक्सरसाइज होंगे वो हमारे सारे एक्सरसाइज वेल अप टू डेट बुक और जो ऑथेंटिक बुक है सारे एग्जाम्पल हम उनके लेंगे, ना कि किसी गाइड से उठाए हुए एग्जाम्पल होंगे जिनकी ट्रुथफुलनेस, जिनकी सत्यता पर हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे कंटेंट्स पढ़ने हैं जिनके ऊपर अगर हम चैलेंज करें एग्जामिनेशन को तो हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया जाए, हमें ऐसे कंटेंट पढ़ने हैं। तो यहां पर जॉफरी लीच के जो 7 लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है, उन्होंने वो 7 लेवल्स कौन कौन से बनाए हैं? तो यहां पर 7 लेवल्स जो बनाए गए इनमें सबसे पहला लेवल, फर्स्ट जो लेवल है, इसे आप कहते हैं डिस्कोर्स। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आप डिस्कर्स या फिर डिस्कोर्स। इसके बाद जो सेकंड लेवल बनाया गया है वो है आपका, जैसे ही डिस्कोर्स आता है, डिस्कोर्स के बाद अगला डिस्कोर्स से छोटा जो लेवल आता है वो आता है सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस से छोटा क्या होगा सर? तो सेंटेंस से छोटा है वो होता है साहब क्लोज। क्या होता है जी? क्लोज। अब आप में से कुछ बच्चे हैं इस वीडियो को देखते ही जब यहां तक मैं बात कर रहा हूं यहां तक उनके माइंड में ऐसा आएगा सर ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं जिनका हमारे सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा आप वीडियो अभी बंद कर दीजिए। ठीक है, और जो सिलेबस को ताल्लुक कर रहे हैं ऐसे वीडियो को आप देखिए। ठीक है, क्योंकि जो सिस्टम है, जो एक तरीका होता है पढ़ाने का, उसमें अगर आप बेसिक एलिमेंट्स के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी, अगर आपको नहीं पता है क्लोज क्या है, फ्रेज क्या है, तो यकीन मानिए आपको रट्टाफिकेशन के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। अगर आप सिस्टमेटिकली चीजों को समझना चाह रहे हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके लिए आपको लैंग्वेज की जो हायरार्की है उसको समझना होगा ताकि आप चीजों को अंडरस्टैंड बेटर लेवल पर अंडरस्टैंड कर पाए।
ठीक है। अब मैंने कहा क्लोज, अब क्लोज से छोटा क्या होगा, क्लोज से छोटा होता है हमारे पास फ्रेज, क्लोज से छोटा हमारे पास क्या होता है, फ्रेज होता है। ठीक है, अब फ्रेज से छोटा क्या होता है सर, फ्रेज से छोटा हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं वर्ड। सर वर्ड से छोटा क्या होता है, सर वर्ड से छोटा होता है जिसे हम कहते हैं मॉर्फिम, यानी वर्ड का एक ऐसा टुकड़ा या जिसमें आप प्रीफिक्स सफिक्स की जो बातें कर रहे होते हैं वो सारी जो गणित है वो कैलकुलेट होती है किसमें, मॉर्फिम में। तो मॉर्फिम जो है वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे, फ्री मॉर्फिम, बाउंड मॉर्फिम, प्रीफिक्स सफिक्स की जो बातें आप करते हैं वो इन्फ्लेक्शनल, डेरिवेशनल, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और आपका जो प्रीफिक्स सफिक्स का चैप्टर है वो एक्चुअल में किसका पार्ट है, तो वो मॉर्फिम का पार्ट है। वो किसका पार्ट है, तो वो मॉर्फिम का पार्ट है। और मॉर्फिम के बाद में आपके पास जो नेक्स्ट आता है इसे आप कह देते हो फनीम। इसे आप क्या कह देते हो, इसे आप कह देते हो फनीम। तो हमारे पास जो लैंग्वेज है उसके 7 लेवल्स बने हुए हैं, 7 लेयर्स बने हुए हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने जैसे कंप्यूटर पढ़ा तो उसने ओएसआई मॉडल पढ़ा होगा और उसमें लेवल्स, उसने लेयर्स पढ़े होंगे। एग्जैक्टली यहां पर भी वही सिस्टम है, कुछ लेयर्स बने, एक हायरार्की बना हुआ है कि इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। तो अगर कोई भी सेंटेंस अगर आप जज करना शुरू करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने लिखा राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से जज करना शुरू करूं, एक एक बिंदु पर जज करना शुरू करूं, तो सबसे पहला आता है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स के लेवल पर डिस्कोर्स हमें ये डिसाइड करके देता है कि जो यहां पर आप वर्ड्स यूज कर रहे हो वो किस कैटेगरी के हैं, किस फील्ड के हैं। ठीक है, डोमेन क्या है उसमें। तो हमारे पास अगर इन वर्ड्स की बात करें, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट वर्ड है वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, प्लेइंग वर्ड रूटीन एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, राम एक नेमिंग वर्ड से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद डिस्कोर्स की बात तो होगी कि सर वर्ड किस कैटेगरीज के हैं, ठीक है, आप किस फील्ड से इन शब्दों को जोड़कर चलते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है सेंटेंस। सेंटेंस के पास एक सिंगल पावर है और वो सिंगल पावर क्या है, अगर कुछ भी आप लिख रहे हो और लास्ट में फुल स्टॉप अगर आप लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पर एक बार सोचिए, अगर मैं यहां पर इस फुल स्टॉप को हटा दूं तो क्या अब ये सेंटेंस नहीं है, सर बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप फुल स्टॉप नहीं लगाते तब तक सारी कैलकुलेशन किस में चलती है, क्लोज में चलती है। और आप एक बात ये भी समझ लीजिए, इंग्लिश का सबसे पावरफुल जो एलिमेंट है, सबसे पावरफुल एलिमेंट वो क्लॉज है। ठीक है, इसी के बेसिस पे सारी कैलकुलेशन, आप जितने भी रूल्स पढ़ते हैं इंग्लिश में और आप ये लिखते हैं यदि सेंटेंस में ऐसा हो तो ये होगा, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगी। सर यकीन मानिए जितनी बातें आप सेंटेंस वर्ड से यूज करते हैं एक्चुअल में वो सारे के सारे जो प्लेसेस जहां पर आप सेंटेंस बोलते हैं वहां पर बोलना क्या चाहिए, बोलना चाहिए वहां पर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्लोज। आपको ये बोलना होता है यदि क्लोज में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगी, एक्चुअल में ये होता है। बट हमेशा हम क्या करते हैं, सेंटेंस को पकड़ के बैठ जाते हैं। सेंटेंस का और कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ आप ये मान के चलिए कि जब आप फुल स्टॉप लगा देते हैं, जब आप क्या कर देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं तो वो सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतनी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लोज। अब अगर सेंटेंस के लेवल पर अगर मैं कहता कि ये कौन सा सेंटेंस है, मैं अगर ये कहता कि ये कौन सा सेंटेंस है, थोड़ा सा इसको चर्चा में लेकर आते हैं। अगर हम बात करते सर अगर सेंटेंस लेवल पर, किस लेवल पर, यदि सेंटेंस लेवल पर हम बात करते और आप मुझसे पूछते कि ये कौन सा सेंटेंस है सर जो अभी आपने लिखा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो बेटा मैं बताना चाहूंगा कि सेंटेंस जो है वो 2 लेवल से डिसाइड किए जाते हैं। एक तो प्रॉपर सेंटेंस का टाइप होता है और एक मेन क्लोज के भी जो सेंटेंस के टाइप्स है वो तैयार होते हैं। कैसे, इस बात को समझिए आप। अगर मैं सिर्फ सेंटेंस के टाइप्स की बात करूं तो आप सबसे पहला टाइप लेते हैं जिसे आप कहते हो सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। इसके बाद जो दूसरा टाइप आप लेके चलते हैं इसे आप कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा जो टाइप है इसे आप कह देते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद जो तीसरा टाइप है इसे आप कह देते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे आप कह देते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब एक बात ये समझिए, ये जो सिंपल वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है, सिंपल का मतलब ये है कि सर इसमें एक मेन क्लोज होगा, इसमें क्या होगा, एक मेन क्लोज होगा। सारी गणित जो है वो नीचे वाले एलिमेंट के थ्रू ही डिसाइड की जाएगी। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सर इसमें एक प्लस मेन क्लोज होते हैं, एक से ज्यादा क्या होते हैं,
मेन क्लोज होते हैं। तो अगर एक से ज्यादा मेन क्लोज होंगे तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यदि किसी सेंटेंस में एक मेन क्लोज हो, यदि किसी सेंटेंस में एक मेन क्लोज हो और उसके बाद में उसके साथ में एक या एक प्लस सब ऑर्डिनेट क्लोज हो। कौन से क्लोज हो? सब ऑर्डिनेट क्लोज हो। इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है मेन क्लोज क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। तो भाई थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। जब आप थोड़ा सा टाइम देंगे, मेरे साथ कॉन्टिन्यूअसली ये चीजें पढ़ेंगे, तो ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और जब आप इनको समझ लेंगे, इनको एक बार आप समझ लेंगे, तो आगे जाकर आपको पता चलेगा कि ये कितनी पावरफुल चीजें हैं। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की, हमेशा मेन क्लोज के आधार पर ही सेंटेंस का नाम डिसाइड किया जाता है। इसलिए जो आप पढ़ते हैं, जो आप क्या पढ़ते हैं, जो आप चार टाइप के पैटर्न्स पढ़ रहे होते हैं, कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, और उसके बाद आ जाता है एक्सक्लेमेटरी। तो ये जो चार टाइप के आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ये चारों के चारों टाइप जो है वो किसके आधार पर डिसाइड किए गए हैं? तो वो मेन क्लोज के आधार पर डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, आपके माइंड में आ रहा सर हमने तो पढ़ा था पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव असर्टिव का भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव का भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंपेरेटिव का भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव तो एक्सक्लेमेटरी का भी होता है। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो सेंटेंस के टाइप नहीं है। तो क्या है सर? जो पॉजिटिव और नेगेटिव आप बात करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों की दोनों चीजें जो है, इसे आप बोलते हैं पोलैरिटी। इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी वर्ड है वो पोलर से बना है। पोलैरिटी किससे बना है? पोलर से। पोलर का अर्थ होता है ध्रुव। ठीक है, जैसे ये एक लाइन है, इसका ये एक ए भाग है, ये इसका एक बी भाग है, तो दो इसके क्या है? ध्रुव है। एक हिस्सा ये है, एक पॉजिटिव हिस्सा, एक नेगेटिव हिस्सा है। एक पॉजिटिव है और एक क्या है? नेगेटिव। ये दो पोलर होते हैं। हर सेंटेंस जो आप लिख रहे होते हैं उसके दो पोलर होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। और इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम कह रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस के टाइप नहीं है, वो क्या है? वो है पोलैरिटी। ठीक है, अब जो आप ये टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो कितने पढ़ेंगे आप? मेन क्लोज के आधार पर चार टाइप के सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, और जो आप ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं वो इन्हीं चार के बीच में कैलकुलेट होता है, और आप इसके साथ किसको जोड़ देते हैं? आप इसके साथ जोड़ देते हैं पोलैरिटी को। तब जाके ये आपका पूरा एक्सक्लेमेटरी वाला जो टाइप है, सॉरी जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो टाइप है वो तैयार होता है, जिसमें असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, उसके बाद असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, असर्टिव से असर्टिव के फिर दो टाइप अपन ने पोलैरिटी वाले ले लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में। तो ये तीन चार फिक्स ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ते हैं, जिनके लिए आप बहुत सारे रूल रट्टा मारते हैं, और उसका कारण सबसे बड़ा है कि आपको पता ही नहीं होता कि सेंटेंस में क्लोज कैसे काम करता है, फ्रेज कैसे काम करती है। इवन अभी मैं आगे जाके एक बहुत छोटी सी बात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि ये जो पीछे जो सेंटेंस लिखा है, पीछे वाले सेंटेंस में एक ही मेन क्लोज है। ठीक है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आप सर पता कैसे चलेगा एक ही मेन क्लोज है? क्लोज को आप ऐसे समझिए एस प्लस वी, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहां सब्जेक्ट आ रहा है और वर्ब आ रहा है, और जितने वर्ब एलिमेंट हो, जितने क्या हो? वीपी हो, जितने वर्ब फ्रेज हो, उतने ही क्या होते हैं? क्लोज। तो वर्ब फ्रेज कितना है? एक है। इसका मतलब क्लोज भी कितना है? एक है। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को क्या नाम दूं? तो इस सेंटेंस को नाम देंगे, क्योंकि इसमें एक ही मेन क्लोज है। अगर कोई सिंगल सेंटेंस होता तो उसमें एक मेन क्लोज होता है, और इसको आप क्या नाम दे दोगे? इसे आप नाम दे दोगे सिंपल सेंटेंस। क्या नाम दे दोगे? सिंपल सेंटेंस। अब आगे आ गए, अब क्लोज के बेसिस पे सर ये क्लोज कौन सा है? तो क्लोज में दो क्लोज होते हैं, मेन क्लोज और सब ऑर्डिनेट क्लोज। क्या होते हैं? मेन क्लोज और सब ऑर्डिनेट क्लोज। ये कौन सा क्लोज होगा? तो ये होगा साहब मेन क्लोज। कौन सा क्लोज होगा? ये होगा मेन क्लोज। अब आता है फ्रेज। सर ये फ्रेज कौन सा है? देखो भाई, अगर फ्रेज की बात करें तो टोटल 6 फ्रेजेस हमारे पास होती है। कितनी फ्रेजेस होती है? 6 फ्रेजेस होती है। अब अगर बात करते हैं 6 फ्रेजेस की,
कितनी फ्रेजेस होती है? 6 फ्रेजेस होती है हमारे पास। अब ये 6 फ्रेजेस कौन कौन सी है ये देखिए। नाउन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज को ही हम क्या कह देते हैं? एनपी कह देते हैं, नाउन फ्रेज। उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, तो एडी जेपी बोल देते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे सिंबल में वही यूज कर रहा हूं जो इंग्लिश के अच्छे राइटर की बुक में यूज किए जाते हैं, ठीक है। एडीजेपी का मतलब है एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। उसके बाद आता है एडीवीपी, एडीवीपी ये क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, एडवर्ब के बाद में फिर आगे आता है तो आ जाएगा आपके पास पीपी यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आता है आपके पास वीपी। वीपी का मतलब है वर्ब फ्रेज, जिसमें क्या हो? वर्ब एलिमेंट्स हो, वर्ब फ्रेज। उसके बाद 6 नंबर पे आता है जिसे कहते हैं जीपी। जीपी का मतलब है जेनेटिव फ्रेज। जेनेटिव फ्रेज क्या होता है? जहां पर आप नाउन के साथ एपेस्ट्रोफे या एपेस्ट्रोफे एस लगाते हो, मतलब नाउन का पॉजिटिव केस बनाते हो, उसे आप कह देते हो जेनेटिव फ्रेज यानी कि जीपी। अब अगर मैं सारी बातें नहीं करके आज सिर्फ मैं एनपी की बात कर रहा हूं, उससे पहले मैं आपको यह बता रहा हूं एनपी क्या है। अब ये देखो, ये जो सेंटेंस इसमें सबसे पहले क्या लिखा है? राम लिखा है। तो राम क्या है? राम नाउन है। राम क्या है? नाउन है। तो इसका मतलब ये जो राम हम लिख रहे हैं इसमें क्या है? देखो, एक तो बहुत बड़ी भ्रांति बनी हुई है कि एक से ज्यादा शब्दों का ग्रुप फ्रेज होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ओल्ड इंग्लिश में होता था। जो अभी वर्तमान में जो इंग्लिश चल रही है उसकी अगर बात करें तो यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूं वर्तमान में जो इंग्लिश है, ट्रेडिशनल इंग्लिश है, उसकी अगर बात करें तो उसमें एक ही बात आप समझ लीजिए कि एक सिंगल वर्ड भी फ्रेज हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड का जो समूह है वो भी क्या हो सकता है? फ्रेज हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक सिंगल वर्ड भी क्या है? फ्रेज है। तो यहां पर मैं जब राम लिखता हूं, जब मैं लिखता हूं राम, तो राम अपने आप में फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि इसमें हेड जो है, हेड वर्ड जो है, अब यहां पर तो आप कहोगे हेड वर्ड एक ही तो है सर, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता, देखो पूरा, आज सिर्फ नाउन फ्रेज की बात करेंगे हम। अगर मैं ऐसे लिखता ए बॉय, अगर मैं क्या लिखता? ए बॉय लिखता, तो यहां पर देखो ए आ रहा है और बॉय आ रहा है। ए किसके लिए आ रहा है? बॉय के लिए। हेड कौन है? हेड बॉय है। जो हेड होता है उसी के नाम पर फ्रेज का नाम डिसाइड होता है। इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी नाउन फ्रेज है। ये भी क्या है? नाउन फ्रेज है। अच्छा, मैं अगर ऐसे लिखता ए ब्यूटीफुल गर्ल, अगर मैं ऐसे लिखता ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप क्या कहते हैं? सर ये भी नाउन फ्रेज है। मैं पूछता कैसे? आप कहते हैं सर देखो ब्यूटीफुल भी गर्ल के लिए आ रहा है, ए भी गर्ल के लिए आ रहा है। हेड कौन हुआ? हेड हुआ सर गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन। अगर ये नाउन है तो ये भी क्या हो गया? ये भी नाउन फ्रेज हो गया। अब आप कहेंगे कि सर इसको सीखने से फायदा क्या मिलेगा? प्रश्न बार बार दिल में उठता है। जिसने चीजें पहले ढंग से नहीं पढ़ी होती है उसको नई चीजें एक्सेप्ट नहीं होती सर। कुछ भी नया अच्छा लेवल जो होता है वो कभी एक्सेप्ट नहीं होता। अब मैं आपको ये बताऊं, आप जब आर्टिकल में जाते हैं, आर्टिकल में आप एक रूल पढ़ते हैं कि आर्टिकल का यूज करना कहां है, तो वहां पर आप एक रूल पढ़ते हैं। जिस बच्चे ने पहले पढ़ रखा वो मुझे बड़े अच्छे से फील कर लेगा। अगर आप आर्टिकल में जाएंगे, आप एक रूल पढ़ेंगे कि नाउन और एडजेक्टिव साथ में आए तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर नाउन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आए तो नाउन जो एडजेक्टिव और एडवर्ब है उनसे पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। यदि अकेला नाउन आए तो नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। इट मींस कम से कम आप ऐसी 5-6 लाइन लिखोगे, फिर उसमें ऐसे और घुसेड़ोगे, डिटर्मिनर आए, एडजेक्टिव आए, नाउन आए, फिर उनसे सबसे पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूं एक सिंगल लाइन बोलिए ना आप। नाउन फ्रेज में, नाउन फ्रेज का मतलब एनपी में फर्स्ट एलिमेंट आर्टिकल होगा। अब वो सारी बातें जो अभी तक मैंने बोली है वो सारी इस एक लाइन में समाहित हो गई, लेकिन एक लाइन में समाहित करने के लिए पहले आपको क्या सीखना पड़ा? नाउन फ्रेज सीखना पड़ा। अब मैंने एक लाइन बोली है कि एनपी का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? एनपी का फर्स्ट एलिमेंट है वो नाउन होता है। तो सर ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं है क्या? सर फर्स्ट एलिमेंट ये है। तो ये क्या है? ये सर सारे के सारे मॉडिफायर है। एनपी का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? एम एच एम। एम एच एम का मतलब क्या है? एम एच एम का मतलब है कि ये जो एम है ये तो क्या है? ये तो मॉडिफायर है। मॉडिफायर का मतलब है कितने भी हो सकते हैं। ये जो ब्रैकेट लगे इसका मतलब क्या है? ऑप्शनल। मॉडिफायर कितने भी हो सकते हैं। जैसे गर्ल से पहले ब्यूटीफुल आ भी सकता है और नहीं भी।
ए आ भी सकता और नहीं भी, तो पहले और बाद में कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हेड जो है वो तो अकेला ही होगा। हेड कौन है? हेड तो सिर्फ क्या है, यहां पर गर्ल है, तो गर्ल नाउन फ्रेज है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को सुने, मैं कह रहा हूं फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो आर्टिकल होगा। नाउन फ्रेज का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? आर्टिकल। ये पूरी नाउन फ्रेज है। अब मैं इसको और बढ़ा दूं, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सर मैं इसको कितना भी बड़ा करूं, आपका जो लाइन है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, फर्स्ट एलिमेंट आर्टिकल होगा। अब आपसे पूछा जाता है आर्टिकल कहां आएगा? ब्यूटीफुल के, ब्यूटीफुल से पहले, गर्ल से पहले, वेरी से पहले। मैं कह रहा हूं एक सिंगल लाइन याद रखनी है, आर्टिकल कहां आएगा? आर्टिकल आएगा सर एनपी के फर्स्ट एलिमेंट के रूप में, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या सीखना पड़ा? इसके लिए एनपी सीखना पड़ा। चीजों को शॉर्ट करने के लिए लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज जरूरी होती है, ठीक है। और अगर बहुत बड़े लंबे रूल्स आपको रट्टे मारने तो वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज को शॉर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो एक्चुअल नॉलेज है वो गेन करना होगा। तो एमएचएम वाली बात जब हम समझते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। अब यहां पर देखिए एनपी वाली बात को जब हमने समझा, इसी बात को यहां अप्लाई करते हैं। राम इज प्लेइंग क्रिकेट में, राम क्या हो गया? ये एनपी हो गया। इस प्लेइंग क्या हो गया? वीपी, वर्ब फ्रेज हो गया। क्रिकेट भी नाउन है तो ये भी क्या हो गया? एनपी हो गया। किसकी बात होगी मेरे? किसकी बात होगी? फ्रेज की बात होगी। देखो फ्रेज लेवल पर मैंने आपको जज करके बता दिया। अब आता है वर्ड लेवल पर। वर्ड लेवल पर जज करेंगे तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर देखा जाए राम क्या है? अब आप कहोगे ये जो नाउन फ्रेज है इसमें ये नाउन है सर, ठीक है। यहां पर इज क्या है? प्लेइंग क्या है? तो आप फिर ऐसे बोलोगे सर ये हेल्पिंग है और ये मेन है, ठीक है। और आप डायरेक्टली वर्ब भी बोल सकते हो। वैसे अलग अलग टर्म इसके लिए ऑक्सिलरी वाले, तो वो मैं अभी आपके सामने नहीं रखूंगा। फिर क्रिकेट है, आपने कह दिया सर ये क्या है? ये भी नाउन है। ये किस लेवल पर बताया आपने? वर्ड के लेवल पर आपने बताया। इसके बाद आता है मॉर्फिम। मॉर्फिम का मतलब कोई भी जो वर्ड आपके सामने आ रहा है, जैसे राम आपने लिखा, राम में एक ही मॉर्फिम है, इसका मतलब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इज की बात करें, एक ही मॉर्फिम है इसमें, ओनली M1। अगर प्लेइंग की बात करूं तो प्लेइंग बना है प्ले प्लस आईएनजी से, इसका मतलब प्ले M1 है और आईएनजी M2 है। तो कितने मॉर्फिम है इसमें? 2 मॉर्फिम है। तो शब्द का छोटे से छोटा टुकड़ा जो होता है उसे आप मॉर्फिम कहते हैं। इस बात को ऐसे समझ लीजिए आप, लेकिन कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मॉर्फिम। अब यहां पर इस क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में क्या है? M1 एक मॉर्फिम है। अब मैं कहता हूं फनीम क्या होगा? भाई जो भी आप मॉर्फिम डिसाइड किए आपने, हर मॉर्फिम में कुछ ना कुछ साउंड होगा। जैसे कि मान लीजिए प्ले, तो प्ले में प्ले ऐसे आप लिखोगे प्ले, तो पै का साउंड आ रहा है, ले का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। तो पै का साउंड क्या होता है? कंसोनेंट। ले का साउंड क्या होता है? कॉन्सोनेंट। ए का साउंड क्या होता है? वोवेल। तो CCV ये क्या है? इसका फनीम है। फनीम का मतलब होगा कि उसका जो साउंड है वो कैसा होगा। तो मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल देकर आपको ये जो 7 लेवल्स है ये किस तरह से काम करते हैं मैंने वो समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम इसको और एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे और एक एक बिंदु को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इवन हमारी कम से कम आगे 5 से 6 जो सेशन है वो सिर्फ बेसिक के होंगे, ताकि आप मेरी बातों को समझे कि मैं किस लेवल पर चीजें ऑर्गेनाइज करना चाह रहा हूं, आपको किस लेवल पर पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को ये लगता है कि सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आप मुझे ये बता दीजिए इसमें कौन सा बिंदु है जो हमारे काम का नहीं है। अगर मैं बात करूं सेंटेंस हमारे काम आना है, ठीक है। अगर बात करूं क्लॉज हमारे काम आना है, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, बार बार जब आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे बार बार इनका जिक्र होगा, ठीक है। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे बार बार इनका जिक्र होगा। आप, मैं कह रहा हूं ग्रामर का कोई सा भी टॉपिक पढ़ लीजिए, बार बार क्लोज की बात आएगी, बार बार फ्रेज की बात आएगी, बार बार वर्ड की जो कैटेगरीज है जिसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं उनकी बात आएगी, बार बार मॉर्फिम की बात आएगी। किस लेवल पर? प्रीफिक्स और सफिक्स के लेवल पर। अब यहां पर जो आईएनजी आपके था M2 ये क्या था? ये था सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स वाले जो टाइप्स है ये टाइप्स किसके हैं? ये टाइप्स है आपके मॉर्फिम के। किसके टाइप्स है? मॉर्फिम के टाइप्स है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि लैंग्वेज को पढ़ना कैसे है, ठीक है। इससे आगे की जो बातें हैं वो करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में।